जय हिंद दोस्तों। ये हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा संविधान में मौजूद अनुसूचियों के बारे में। इससे हर साल चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर और कोई वनडे एग्जाम हो, उसमें एक ना एक प्रश्न आता ही है। आज हम लोग देखने जाएंगे कि ये भारतीय अनुसूचियां क्या होती हैं। ठीक है, भारत में भारतीय संविधान में जो मौजूद अनुसूचियां हैं वो क्या हैं, शेड्यूल्स, और ये कितने हैं, और इन अनुसूचियों का क्या महत्व है। इन सारे पहलुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा ही वीडियो होगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। देखो, सबसे पहले तो अनुसूचियां क्या होती हैं। तो देखिए, अनुसूचियां का मतलब ये हुआ कि ये कुछ प्रावधान है। ठीक है, हमारा एक तो संविधान में मूल संविधान है। मूल संविधान में जो कुछ और अलग से विस्तृत बातें हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने मूल संविधान में नहीं ऐड किया, उसी में क्या किया, उसी में एक अलग सा शेड्यूल बना करके, अनुसूचियां बना करके हम लोगों ने उन प्रावधानों को उन अनुसूचियों में डाल दिया। ठीक है, यानी एक हमारा मूल संविधान तो है ही, मूल संविधान की कुछ जरूरी बातों को अलग से प्रावधान बना करके हमने एक अनुसूची बना के उसमें डाल दिया है। ठीक है, अब देखो, इन अनुसूचियों में लीगल यानी कानूनी और प्रशासनिक दोनों तरह की बातें इसके अंदर हैं, यानी लीगल बातें भी हैं और कानूनी बातें भी इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इनमें कौन कौन सी बातें हैं और क्या बातें हैं, सारी एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि जिस वक्त हमारा संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान जिस समय बनकर तैयार हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, और बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस वक्त हमारे संविधान में टोटल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल एंड 395 आर्टिकल्स। आज इन अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो चुकी है। ठीक है, यानी अनुसूचियां क्या है, अतिरिक्त प्रावधान जिसमें संविधान के मूल विषयों की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है, और साथ ही इनके अंदर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों बातें लिखी गई हैं। ठीक है, अब आइए हम एक एक करके इन सारी अनुसूचियों पर चर्चा करते हैं। जिसमें पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में भारत के राज्यों के नाम है। ठीक है, भारत के राज्यों के नाम और उनकी जानकारी। ठीक है, और उनकी जानकारी ये हमें मिलती है, और उनकी जानकारी। ठीक है, अब आपको पता है भारत में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। नेम ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची के अंदर में, ठीक है, दूसरी अनुसूची के अंदर में जो हमारे बहुत सारे जो हमारे उच्च पदों पर बैठे अधिकारी गण हैं, ठीक है, या जो मंत्री लोग हैं, उनके सैलरीज, ठीक है, उनके सैलरी, ठीक है, अलाउंसेस का मतलब होता है क्या क्या उनको और सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, प्रिविलेजेस, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिल रही हैं, छूट मिल रही है। ठीक है, वो सब दूसरी अनुसूची में जिक्र है। अच्छा, ये जो सैलरी, सुविधाएं और अलाउंसेस, ये किन लोगों की बात हो रही है, किसको मिलने की बात हो रही है, तो ये है हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति की जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलनी चाहिए, कितना होना चाहिए, वो इसी में लिखा हुआ है, दूसरे अनुसूची में लिखा है। ऐसे ही गवर्नर गवर्नर की क्या सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, उनकी क्या और प्रिविलेजेस होंगी, उनकी क्या अलाउंसेस होंगे, ठीक है, और उनको क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो सब यहीं पे लिखा हुआ है। साथ ही में जो हमारे लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है, डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के और राज्यसभा के भी, इसी प्रकार विधान सभा, ठीक है, उसके भी जो अध्यक्ष होंगे वो, और साथ ही विधान परिषद के भी अध्यक्ष होंगे वो, उन लोगों की भी जो सैलरी हैं वो यहीं से डिसाइड होती है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस,
इनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में भी जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि दूसरी अनुसूची में सैलरी यानी वेतन, अलाउंसेस और उनको क्या क्या बाहर और क्या क्या उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, छूट मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, उसके बारे में चर्चा है दूसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में शपथ, शपथ के बारे में चर्चा है। शपथ, शपथ, ठीक है, शपथ यानी ओथ, इसको इंग्लिश में ओथ बोलते हैं, यानी ओथ यानी शपथ, यानी शपथ, यानी शपथ लेने के बारे में किसके शपथ लेने की चर्चा है, कौन किसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति से कौन कौन शपथ लेगा, अच्छा राष्ट्रपति को फिर कौन शपथ दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाएगा, इन लोगों की सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो ओथ, किसके ओथ के बारे में चर्चा है, किसके शपथ के बारे में, प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर सेम वही गवर्नर, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट है, गवर्नर हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, ठीक है, सेम वही लोगों को यहां पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोगों को शपथ दिलाने की बात की गई है। ठीक है, फिर चौथा अनुसूची, चौथे अनुसूची में, चौथे अनुसूची में बात की गई है कि राज्यसभा की सीट, आपको पता है कि पार्लियामेंट जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 लोगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव तो डायरेक्टली होते नहीं है। क्या आपने कभी राज्यसभा के चुनाव में भाग लिया है? नहीं लिया होगा। लोकसभा के चुनाव में भाग लिया होगा। तो ये राज्यसभा में, ये राज्यसभा में जो लोग चुन करके आते हैं, ये हर एक राज्यों से चुन करके आते हैं और हर एक राज्यों के अपने अपने कुछ कुछ सीट होते हैं। किसी राज्य से 10 हो सकते हैं, किसी राज्य से 5 हो सकते हैं। ठीक है, वो राज्य की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, जनसंख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस राज्य से कितने लोग चुन करके राज्यसभा में जाएंगे, उसके बारे में जानकारी हमें चौथी अनुसूची से मिलती है। यानी राज्यसभा, 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 राज्यसभा के सीट, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ये है आपका चौथे में। पांचवी अनुसूची, देखो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, हम लोग पांचवी अनुसूची पे आ चुके हैं। पांचवी अनुसूची क्या कहती है कि ट्राइबल, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब यानी शेड्यूल एरिया, ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, इसका क्या मतलब हुआ, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पूरा पूरा नहीं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि शॉर्ट वाली चीजें ही ज्यादा देर तक दिमाग में रहेंगी आपके। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार तय करेगी कि किस एरिया को शेड्यूल एरिया में घोषित किया जाए, किन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में घोषित किया जाए। अच्छा, उनके रेगुलेशन, उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, इसके बारे में चर्चा किया गया है पांचवी अनुसूची में। ठीक है, पांचवी अनुसूची में किस एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करना है, किस एरिया को जाति जनजाति एरिया में घोषित करना है, उसकी जानकारी है हमें पांचवे अनुसूची से मिलती है। अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ यानी छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में दिया गया है ट्राइबल एरिया। देखो वो शेड्यूल्ड एरिया था और शेड्यूल्ड ट्राइब था, ये है ट्राइबल एरिया। ठीक है, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया यानी जनजातीय प्रदेश। इसमें बेसिकली 4 राज्यों के बारे में जानकारी है। एएमटीएम से याद रख सकते हो, एएमटीएम, एएमटीएम। अब ये एएमटीएम क्या है, देखो ध्यान से, ए से असम, ठीक है, एम से मेघालय, ठीक है, मेघालय, और टी से त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एम से मिजोरम, ठीक है, एम से मिजोरम।
तो इन चार राज्यों में कौन से लोग ट्राइबल लोग होंगे, कौन से लोग जनजातीय लोग होंगे, उनकी रेगुलेशन कैसे होगी, ठीक है, उनके क्या क्या अथॉरिटीज होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें 6वीं अनुसूची से मिलती है। बात करते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। अच्छा, किनके बीच में कौन सी शक्तियां हैं जिनके बीच में बंटवारा हो रहा है? ये शक्तियां हैं हमारी दो, एक है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा। और आपको पता ही है शक्तियों का बंटवारा होता है कैसे? विषयों का बंटवारा किया जाता है, सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया जाता है, और सब्जेक्ट्स जो होते हैं, विषय जो होते हैं, वो 3 सूचियों में बटे हुए हैं। उनका नाम है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, फिर तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये 3 प्रकार की सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सरकार, जो केंद्र सरकार होती है, वो सारे फैसले केंद्र सरकार लेती है, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन रिलेशन हो गया, विदेशी संबंध दूसरों देशों के साथ, उन सब के बारे में जितने फैसले हैं हमारी केंद्र सरकार लेती है। ऐसी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सारी चीजें कहां पर हैं? स्टेट लेती है। ऐसी कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट हैं, वो विषय हैं जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार 7वीं अनुसूची हमारी शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अब देखो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि शुरुआत में हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, और वो बढ़कर के कितनी हो गई थी? 12। इसी प्रकार शुरुआत में हमारे संविधान की जो आधिकारिक भाषाएं थी वो 14 थी, 14। उस वक्त कितनी भाषा थी? 14। जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं थी वो 14 थी। पर समय के साथ साथ अब भाषाओं को उसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया गया है। समग्र विकास और समग्र और सारी चीजों को सबको साथ में लेके चलने के लिए हम उसमें भाषाओं की संख्या को बढ़ाया गया है। अब हो गए हैं 14, 14 से बढ़ करके अब हो चुके हैं टोटल 22। यानी अब हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं? वो है 22, उनकी संख्या बढ़ चुकी है। अब ये कैसे कैसे बढ़ी है वो भी मैं बता देता हूं आपको। पहले 14 भाषाएं थी, फिर 21वें संविधान संशोधन, CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत, यानी संविधान में 21वां संशोधन करके एक नया भाषा जोड़ा गया। उस भाषा का नाम था सिंधी। सिंधी हमारे राष्ट्रीय गाना में आता है नाम ना, गुजरात, सिंध, मराठा, वही सिंधी, सिंधी भाषा को इंक्लूड किया गया। अभी फिलहाल तो सिंध जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 और भाषा जोड़े गए। कौन कौन से? कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भाषा, मणिपुर भाषा, मणिपुरी, मणिपुर की भाषा मणिपुरी, और नेपाली। ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया कब? 1992 में। इसी प्रकार दोस्तों अगला संवैधानिक संशोधन हुआ 92nd संविधान संशोधन, ठीक है, 2003। 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी थी? डोंगरी, बोडो, मैथिली, मैथिली और संथाली, ठीक है, संथाली।
इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो आप देख सकते हो 4 3 7 और 1 8 यानी 14 + 8 22। तो आज हमारे पास टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, आप इसको 21 + 71 जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारी आधिकारिक भाषाएं कितनी हो चुकी हैं? आज हमारी आधिकारिक भाषाएं हो चुकी हैं टोटल 22। पहले 14 थी। पहले हम लोगों ने 1967 में एक भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जिसके तहत डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा गया। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 9वें अनुसूची में, जो कि किससे संबंधित है? भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है, यानी लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म से इसको जोड़ा गया है, लैंड रिफॉर्म से। अब ये क्या होता है? तो देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पता है कि उस वक्त बहुत से लोग गरीब थे, बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, और उस वक्त सबके पास इतनी जमीनें थी नहीं, और हमारे देश के अधिकांश लोग किसान थे। आज भी हमारे देश में 55% लोग, 55% लोग किसान ही हैं। उस वक्त तो ये संख्या 80-90% थी। तो उन लोगों के पास जमीनें तो थी नहीं, और जमीनें किसके पास थी? बड़े बड़े जमींदारों के पास हजारों एकड़ की जमीन थी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना जमीनों का इक्वल बंटवारा किया जाए, जिसके तहत सरकार ने बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेकर के सोचा कि छोटे छोटे और किसान जो है उनको जमीन का बंटवारा किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। लेकिन उस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट में एक और राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके तहत हम लोग दूसरों की प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो संविधान के मूल राइट में आता था, फंडामेंटल राइट में आता था। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया? एक अलग से अनुसूची बनाई। मैंने बताया ना, अनुसूची तो इसीलिए बनाई गई है ताकि कोई भी नया प्रावधान जोड़ना हुआ या कोई नया विषय जोड़ना हुआ तो हम लोग इसमें अलग से एक प्रावधान बना के इसमें सारे उसके विस्तृत रूप से सारे कानून और सारे प्रावधान, सारे प्रशासनिक इकाइयां उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया? 9वीं अनुसूची को उसमें जोड़ दिया। अब ये 9वीं अनुसूची अचानक से नहीं जुड़ी है, 9वीं अनुसूची जुड़ी गई है भारत में। सोचिए, पहली बार जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था फर्स्ट 1951 में, वो भूमि सुधार को लेकर के ही हुआ था। और ये पहली बार था, और ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही हुआ था, उन्होंने ही ऐसा किया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते थे वो लोग? इसके अंदर जो कानून बना करके डाल के रख दिया गया, इसको इतनी पावर थी कि इसमें अगर आपने कोई कानून बना के डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाएगा। इतना मतलब इसको व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया था कि इस पर चर्चा भी ना हो पाए, कोई कानूनी कार्रवाई हो ही ना पाए, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो भूमि सुधार ये किससे जुड़ा हुआ है? 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन एक्ट या कानून बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में अगर बोलना हुआ तो हम लोग बोलेंगे दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून। ठीक है, अब ये दल बदल कानून क्या होता है? होता ये था कि 1980 और 90 के दशक में, ठीक है, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसके पहले से ही एक तरह से होता क्या था कि लोग ना, पहले कुछ लोग जैसे बीजेपी में ज्वाइन किए, तो फिर बाद में कांग्रेस, उस वक्त बीजेपी तो इतनी विस्तृत पार्टी नहीं थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि कुछ लोग बीजेपी में हैं अभी, जिनको जनता ने चूज करके बीजेपी में भेजा है, कल को वो लोग कांग्रेस से पैसा खा के कांग्रेस में आ जाए तो क्या होता था? बीजेपी की सरकार गिर जाती थी और कांग्रेस वाले अपनी सरकार बना लेते थे। अब इस चक्कर में क्या होता था, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, आया राम गया राम वाला हाल हो गया था। ठीक है, अब इससे लगता ही नहीं था कि किसकी सरकार कब कौन सी सरकार गिरेगी और कब कौन सी सरकार बनेगी। ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए, ताकि लोग अपनी पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में ना जाएं, ठीक है, और संविधान का मजाक ना बने, इसलिए हमारे संविधान के अनुसूची नंबर 10 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसका नाम था दल बदल कानून। यानी अपने दल को छोड़ के नहीं जाना है, अगर आपको जाना भी है तो उसकी अलग अलग प्रावधान है, उन शर्तों को मानते हुए अगर अब हो रहा है तभी होगा। अच्छा, ये कैसे जोड़ा गया? तो देखिए, ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 52nd यानी 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52
सेकेंड संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया, ठीक है, इसको जोड़ करके बनाया गया, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं 11वें संविधान अनुसूची पर, जिसका नाम है पंचायत। पंचायत यानी है ना, वेब सीरीज भी है पंचायत, खूब फेमस चलता है पंचायत। तो देखिए, पंचायत की परिकल्पना तो सबसे पहले हमारे देश में गांधी जी ने ही रखी थी। गांधी जी का कहना भी था कि हमारे देश में पंचायत होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनके प्रयासों को सफल बनाया गया कब? उनके प्रयासों को सफल बनाया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जब हम लोगों ने अनुसूची में एक नया प्रावधान जोड़ा और पंचायत को उसमें ऐड किया, ठीक है। इसके तहत टोटल इसके अंदर 19 विषयों पर विलेज पंचायत चाहे तो कानून बना सकती है। 19 विषय जुड़े गए हैं। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 243G, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी पंचायत किससे जुड़ा हुआ है? पंचायती राज्य, तो ये जुड़ा हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें 29 विषय हैं। और हमारा आखिरी है, वो है नगर पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। नगर पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी। तो ये जो है, इसको जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में। और इसके अंदर टोटल 18 विषय हैं, यानी 18 सब्जेक्ट के ऊपर म्युनिसिपैलिटी चाहे तो कानून बना सकती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पूरे 12 अनुसूचियां। लेकिन मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, सारे अनुसूचियों को याद करवाऊंगा। अब जरा ध्यान से सुनो। अभी हम लोग क्विकली याद करेंगे। कैसे? पहली अनुसूची के अंदर भारत के राज्यों के नाम दिए गए हैं कि भारत के टेरिटरी में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है, उनकी क्या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, ये सब के बारे में। दूसरी अनुसूची के बारे में हम लोगों को पता चलता है सैलरी, ठीक है, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, राष्ट्रपति की सैलरी क्या होगी, गवर्नर की सैलरी क्या होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी क्या होगी, कैग की सैलरी क्या होगी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी सैलरी क्या होगी। ये सब सैलरी का बेसिकली चर्चा है दूसरे में। तीसरे में है शपथ, कि किसको कौन शपथ दिलाएगा, ठीक है, ये और वो सारी शपथ कौन लोग लेंगे? यही राष्ट्रपति, गवर्नर, यही लोग। ये सैलरी, इनको सैलरी कौन दिलाएगा, उनको सैलरी कौन दिलाएगा, सॉरी शपथ कौन दिलाएगा, इसको लेकर के हमारे तीसरे अनुसूची में चर्चा है। चौथी अनुसूची में हमको ये पता चलता है कि किस राज्य से, ठीक है, कितनी राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को चर्चा है। पांचवी अनुसूची में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, यानी किस एरिया को हम लोग शेड्यूल एरिया कहेंगे, ठीक है, किस एरिया को शेड्यूल ट्राइब कहेंगे, ठीक है, या किसको शेड्यूल ट्राइब में रखना है, नहीं रखना है, उनकी जुरिस्डिक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी के बारे में पता है। छठवीं अनुसूची में हम लोगों को पता है ट्राइबल एरिया के बारे में, यानी जनजातीय प्रदेश। और ऐसे 4 राज्यों के में अलग से इनकी चर्चा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये है हमारी छठवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में 7 से शक्ति, तो शक्तियों का बंटवारा किसमें है? सातवीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची में भाषा, ठीक है, आठवीं अनुसूची में भाषा, पहले 14 थी, बाद में 22 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारी नौवीं अनुसूची में है भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही हुआ था, ठीक है, जमींदारों से जमीन लेना, बड़े बड़े जमींदार से जमीन लेकर के गरीब किसानों को देना, इस तरह के लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी। 10वां अनुसूची यानी दल बदल कानून, यानी दल बदल को रोकने का कानून, ठीक है, 10 से 10 और 10 से दल बदल। फिर 11वें में पंचायत और 12वें में म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पंचायत, ठीक है। फिर से 12वें में नगर पंचायत, 11वें में पंचायत, 10वें में दल बदल कानून और 9वें में है भूमि सुधार, 8वें में है भाषा, 7वें में है शक्ति, 6वें में है ट्राइबल एरिया यानी जनजातीय प्रदेश और 5वें में शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब, चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। फिर उसके बाद तीसरे में है तुम्हारा शपथ और दूसरे में है सैलरी, पहले में है भारतीय राज्य प्रदेश, ठीक है। तो ये थे हमारी अनुसूचियां। अगली बार मैं आपको लोगों के लिए
भारतीय संविधान में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा और विस्तृत रूप से समझाऊंगा। तब तक मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई और वीडियो पे, अगर आपको कोई और विषय के बारे में जानकारी चाहिए या कोई और विषय में चाहते हो आप मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट पे जरूर लिख करके भेजना। मिलता हूं अगले वीडियो में।